पीएम मोदी ने दी वाराणसी को 13,000 करोड़ की सौगात। 35 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम बोले, पिछले 10 सालों में काशी में बही विकास की गंगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की देवरिया जनपद भ्रमण। कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों की समीक्षा। बोले, सपा बसपा और कांग्रेस की हो जाएगी जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक्शन मोड में। समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का मामला सुलझा। हालांकि अमेठी और रायबरेली सीट का फैसला करेगा कांग्रेस नेतृत्व। अमरोहा पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी। सपा नेता की माता को दी श्रद्धांजलि। सपा कांग्रेस के गठबंधन को भी दी शुभकामनाएं। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई है। तो चुनाव से पहले बीजेपी ने बैठकें शुरू कर दी है। तो लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है। तो नैमिषारण्य में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच गए हैं, तो शामिल हुए हैं वो बैठक में। नैमिषारण्य में पहुंचकर मां ललिता देवी मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। बैठक में भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो मंत्री जेपीएस राठौड़ भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। तो मीटिंग के दौरान क्षेत्र विस्तारक क्लस्टर इंचार्ज जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो मिश्रिख, हरदोई, सीतापुर सीट को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। लखीमपुर और दोरहा सीट को लेकर भी चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा, आगामी रणनीतियां बनाई जाएगी। तो आगामी चुनावों को लेकर रणनीतियों पर काम शुरू हो गया है बीजेपी का। तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होने वाले हैं। तो वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। तो मां ललिता देवी के उन्होंने इससे पहले दर्शन भी किए। तो बैठक में भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद है। तो मंत्री जेपीएस राठौड़ भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। मीटिंग के दौरान क्षेत्र विस्तारक क्लस्टर इंचार्ज जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो मिश्रिख, हरदोई, सीतापुर सीट को लेकर इसमें मंथन चलेगा, चर्चा की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर लखीमपुर और धोराहा सीट को लेकर भी बीजेपी इसमें चर्चा करेगी। आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जाएगी, जनता के बीच किस मुद्दों को लेकर जाया जाएगा और बीजेपी की किन उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, इन सभी पर आज चर्चा होगी। और चर्चा के लिए आज काफी बड़ी बैठक बुलाई गई है बीजेपी की ओर से, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो सीतापुर वो पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मीटिंग में आगे की रणनीतियों पर आज काम किया जाएगा। तो मां ललिता देवी मंदिर के दर्शन किए हैं भजनलाल शर्मा ने। और बैठक में कई बड़े चेहरे, जिसमें कि भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे और साथ ही मंत्री जेपीएस राठौड़ भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। और मीटिंग के दौरान कहा जा रहा है क्षेत्र विस्तारक भी, क्लस्टर इंचार्ज और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और इसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और आगामी रणनीतियों पर ध्यान दिया जाएगा, उसी के बारे में आज मंथन किया जाएगा। सीतापुर सीट से लेकर हरदोई सीट, लखीमपुर और धोराहा सीट को लेकर भी आज मंथन करेगी बीजेपी की क्या कुछ वहां पर भी बड़ी चुनौतियां हैं और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनावों के लिए सपा की तैयारियां तेज हो गई है। तो सपा विधायकों की अहम बैठक हो रही है। तो कल सपा विधायकों की ये बैठक होगी और सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है। तो राज्यसभा चुनाव को देखते हुए विधायकों की ये बैठक रखी गई है। 24 फरवरी को सभी विधायक सपा दफ्तर पहुंचेंगे।
पार्टी की तरफ से विधायकों के रुकने की व्यवस्था भी कर दी गई है, यानी कि लोकसभा चुनाव से साथ साथ अब राज्यसभा चुनावों पर भी समाजवादी पार्टी की पैनी नजर है और इसी को लेकर विधायकों की अहम बैठकें बुलाई गई है। और कल राज्यसभा चुनावों के लिए सपा की जो तैयारियां है उसको लेकर भी मंथन होगा और सभी विधायकों को बुलाया गया और कल ये बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सपा की अहम बैठक कितनी ज्यादा अहम है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का ही कल महत्वपूर्ण बैठक की गई है और सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया गया और कहा गया कल सब लखनऊ आए और लखनऊ में बैठक की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सजा गया और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सबको कल तलब किया गया और ये कहा गया है कि हर हाल में ये कहा जाएगा जो प्रत्याशी निश्चित किएंगे उनको किसको वोट करना है, उन प्रत्याशियों को वोट करने के लिए किस तरह किया जाएगा, इसके लिए बैठक की जाएगी और सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे, राजेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि कहीं जो विधायक हैं जिनके अंदर कोई नाराजगी हो उनको कहीं ना कहीं मनाया जाए और ये टटोला जाएगा कि कौन ऐसा है विधायक है जो अभी भी नाराज है। तो कहीं लगातार ये सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही थी वक्ता कि कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है लगातार इस तरीके को। तो इस तरीके के फूट को रोकने के लिए तो कल समाजवादी पार्टी एक बड़ी बैठक करेगी और सभी समाजवादी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। जी वक्ता। जी सिद्धार्थ, तो कितने बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी, कहाँ ये बैठक हो रही है? देखिए, आपको बता दें समाजवादी कार्यालय पर ये बैठक बुलाई गई है और 12 बजे के करीब अखिलेश यादव आ जाएंगे। इस बैठक में मौजूद रहेंगे राजेंद्र चौधरी, शिवपाल यादव, अरविंद सिंह गोप और राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं उम्मीद है जताई जा रही है वो भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कल समाजवादी पार्टी ये कोशिश करेगी कि ये निश्चित करेगी कि ये बता दिया जाएगा किन प्रत्याशियों को किसको वोट करना है। तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, सिर्फ राज्यसभा चुनावों को लेकर ही रणनीति तैयार की जाएगी या कई अन्य मुद्दे भी होंगे जिस पर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है फिलहाल के लिए? देखिए, बिल्कुल वक्त आपको बता दें अभी तो राज्यसभा चुनाव को लेकर खास करके ये बैठक बुलाई गई है। मुख्य मुद्दा राज्यसभा चुनाव, हर हाल में ये कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिता ले और ये कोशिश होगी कि वो पॉजिटिव माइंडसेट से चुनाव लड़े और ये कोशिश करे कि हम एक पॉजिटिव जाएं और हाँ, कोई भी पार्टी हो लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी भी तरीके से चुनाव को हारे। तो कहीं ना कहीं कल समाजवादी पार्टी के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और अब देखना ये है कि किस तरीके से कौन कौन से विधायक मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं ये डर समाजवादी पार्टी को है कि कहीं ना कहीं कुछ विधायक कहते हैं लगातार ये नाम भी चर्चा में आते हैं। इंजीत सरोज सूत्रों पर जो खबर निकल के सामने आ रही थी कि इंजीत सरोज भी इसमें बीजेपी के संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखने के लिए कल ये महत्वपूर्ण बैठक है। अब देखना ये कौन कौन से विधायक मौजूद रहते हैं, कौन कौन से विधायक नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी ये कोशिश करेगी हर हाल में राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए और जीत का मोमेंटम बनाकर लोकसभा चुनाव में एंट्री की जाए। यानी कहा जा सकता है सिद्धार्थ, कल जो बैठक होने वाली है उसमें प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी कि राज्यसभा में किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा बीजेपी के खिलाफ। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद 9 सीटों पर प्रत्याशी तय भी कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस की संसदीय बोर्ड से जल्द नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो वाराणसी से अजय राय, सहारनपुर से इमरान मसूद होंगे। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे, तो अमरोहा से दानिश अली का नाम सामने आ रहा है, तो सीतापुर से राकेश राठौड़ प्रत्याशी हो सकते हैं। तो बाराबंकी से तनुज पुनिया और झांसी से प्रदीप जैन का नाम सामने आ रहा है। तो गाजियाबाद से डोली शर्मा और महराजगंज से वीरेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है। यानी कि आगामी चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी जल्द कांग्रेस कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है बैठकों पे बैठक कर रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए हैं। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए सपा और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ है, जो गठबंधन में 9 सीटों के लिए जो प्रत्याशी कांग्रेस में लगभग नाम तय कर लिए। जो सूत्रों वाले सभी खबर निकल के आ रही, वाराणसी से अजय राय, सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली, सीतापुर से राकेश राठौर, बाराबंकी से तनुज पुनिया, झांसी से प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डाली शर्मा, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवाल लड़ सकते हैं, कानपुर से अजय कपूर, विकास अवस्थी के नाम पर मंथन किया गया है और उम्मीद ये जताई रही कि लोगों का टिकट जल्दी फाइनल कर दिया
दिया जाएगा। आने वाले कुछ हफ्तों में इनके टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे और एक एक जो बड़े नेता है उनकी रैलियां लगाई जाएंगी और ये पूरी तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि हर हाल में सीट जीता जाए। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है बता कि इसमें ये ध्यान दिया जा रहा है टिकट देते समय कि जातीय समीकरण को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। क्षेत्रीय समीकरण को हर समीकरण के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। और बाराबंकी की बात कर लें, पीएल पुनिया के बेटे हैं तरुण पुनिया, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, अजय राय को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये मिलजुल कर जिस तरीके से गठबंधन किया और इस तरीके से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भी लगभग एक बार चर्चा की जाएगी। चर्चा की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस और सपा की सीट शेयरिंग के बाद जो है तेवर भी कांग्रेस के काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही बच्चों को उन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने काशी को कई परियोजनाओं की सौगात भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में काशी में विकास की गंगा बही है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो वाराणसी के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। इसी के साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो काशी में अब विकास की गंगा बहती हुई नजर आ रही है। तो इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात वाराणसी वासियों को दी गई है। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। और अब 3 चरणों में हुई। तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ईडी की टीम ने शुक्रवार की सुबह गोरखपुर के जटाशंकर स्थित तिवारी हाता पर छापेमारी की। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके बड़े भाई पूर्व सांसद कुशल तिवारी इस मकान में रहते हैं। ये छापा लखनऊ में भी पड़ा है। सुबह 6:30 बजे आधा दर्जन गाड़ियों में 10 से ज्यादा सदस्य हाता पहुंचे। तो छापेमारी के समय कुशल तिवारी और उनके घर की महिलाएं भी मिली। विनय शंकर तिवारी की कंपनी कंदर्प कंस्ट्रक्शन के अलावा गंगोत्री इंटरप्राइजेज, जीएसपी इंटरप्राइजेज आदि कंपनियों में वित्तीय अनियमितता की जांच ईडी कर रही है। तो अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी अमरोहा पहुंचे, जहां अमरोहा पहुंचकर उन्होंने सपा नेता की माता को श्रद्धांजलि दी। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन को शुभकामनाएं भी दी। वहीं एनडीए से गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। किसान आंदोलन के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। दोनों ही तरफ से धैर्य की आवश्यकता है और किसी भी तरह की कोई भी हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। वहीं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की हुई रेड पर जयंत चौधरी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है और कतई भी कोई हिंसा ना हो
और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल मलिक के घर भी कल सीबीआई की रेड पड़ी है लगातार, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, जो एक क्रिया है उस पर मुझे लगता है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं क्या दूँ। खबर देवरिया से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज विकास भवन के गांधी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि सभी अधिकारी जन समस्याओं के त्वरित और वास्तविक निस्तारण पर विशेष रूप से ध्यान दें और जनप्रतिनिधियों से समन्वय और संवाद स्थापित रखते हुए जन समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ विकास योजनाओं को अमली जामा भी पहनाएं। उन्होंने आगे कहा कि संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी शिथिलता न बरती जाए, अन्यथा जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, भूपेंद्र सिंह, सलेमपुर सांसद रविंदर कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी, विधायक भाटपार रानी, सभा कुंवर कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमा में उपस्थिति भी रही। लेकिन हम लोग देवरिया जनपद के अंतर्गत आने वाली तीनों सीटों के साथ सभी 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का है, किसान कल्याण की योजना को किसानों तक पहुंचाने का है। संक्षिप्त समीक्षा बैठक करके आवश्यक निर्देश दिए, कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले में कानून व्यवस्था चुस्त रहे, राजस्व के मामलों का अविलंब निस्तारण हो और विकास की योजनाओं में कहीं कोई देरी न होने पावे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण शामिल थे, हमारे अध्यक्ष जी शामिल थे और आज मैं एक ब्लॉक की नींव भी रखा हूँ, भूमि पूजन भी किया हूँ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठा हूँ और कार्यकर्ताओं में उत्साह जबरदस्त। खबर मथुरा से है, जहां पर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष के बाद आज हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को करीब 3 घंटे तक बहस चलती रही। मस्जिद ट्रस्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर बहस की और आज हिंदू पक्ष अपना इसी को लेकर जवाब दाखिल करने वाला है। इसी के साथ ही सभी अर्जियों में एक साथ सुनवाई भी हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि सुनवाई अभी भी जारी है या फिर सुनवाई खत्म हो चुकी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं जज के सामने और लगातार जज उनकी बातों को सुन रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अभी आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर जो है वो सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अमित इससे पहले भी गुरुवार को भी बहस हुई थी और मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था, 3 घंटे तक बहस चलती रही। आज हिंदू पक्ष की ओर से भी अर्जियों को दाखिल किया जाएगा, वो जवाब देगा। तो क्या कुछ सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया और हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष ने अपने जो साक्ष्य हैं वो लगातार कोर्ट को पेश किए थे और आज भी कुछ साक्ष्य जो है कई केसों में कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं और मुस्लिम पक्ष जो चाहता है वो केवल ये चाहता है कि जो 7 रूल 11 है उस पर पहले सुनवाई हो जाए, उसके बाद सर्वे के या जो और बिजली चोरी का मामला है या और जो मामले हैं उनको बाद में सुना जाए। तो लिहाजा ये है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इन बातों को टालने की कोशिश कर रहा है और हिंदू पक्ष ये चाहता है कि पहले सर्वे हो और उसके बाद कोई अगला जो है इसमें स्टेप उठाया जाए। तो अमित, क्या कहा जा रहा है कि कितनी आज अर्जियों पर सुनवाई होने वाली है? अगर गिनती की जाए तो कितनी सुनवाई आज कितनी जो है अर्जियों पर सुनवाई हो रही है कोर्ट में? जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 केस इस समय जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं और सभी पर सुनवाई एक साथ लगातार हो रही है और सारे जितने भी वकील हैं और हिंदू पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के वो सब वहां एक ही कोर्ट में सबकी सुनवाई कर रहे हैं और अपने अपने साक्ष्यों को पेश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में आज भी अनुसूचित जाति के लोग कीचड़ भरी गलियों से आने जाने को मजबूर हो गए हैं। लोगों के दिलों में जीते प्रतिनिधि के प्रति बहुत ही गुस्सा है।
और उनका कहना है कि रास्ते बेहद ही खराब है, लेकिन सांसद का इस और बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं जा रहा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हमारे यहाँ के रास्ते नहीं बनाए जाएंगे तब तक हम वोट नहीं करेंगे। पूरा मामला नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर 9 सुभाष चंद्र बोस नगर भिकियापुर का बताया जा रहा है। किसी को देखना नहीं चाहते, जब तक मेरा रोड नहीं बनेगा तब तक रोड नहीं बनेगा, नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। मेरा रोड बनेगा तो हम बेलाना से आज खबर सीतापुर से, जहां पर सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली इलाके से हत्या का मामला सामने आया है, जहां बेटे बहू ने मिलकर बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। बुजुर्ग की बेटी का यह आरोप है कि जमीन के लालच में बेटे और बहू ने मिलकर पिता की हत्या की है। बुजुर्ग पिता की हत्या करने के बाद बेटा बहू मौके से फरार भी हो चुके हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अग्रिम जांच शुरू कर दी गई है। आज यहाँ पे अवधराम, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, इनकी हत्या इनके बेटे जो सजीवन है उसने कर दिया है, धारदार हथियार से गले पर प्रहार करके। अभी तक जो प्रारंभिक जांच में यह आ रहा है कि इसकी पत्नी की मृत्यु करीब 15 दिन पहले हो गई थी मृतक की, और इसके 18 बीघे खेत है। लड़के को शक था कि कहीं खेत में हमारी उसकी लड़की को न दे दें। इसी को देखते हुए उसके लड़के ने आज हत्या की है। टीमें गठित है। खबर गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके की है, जहां एलिवेटेड रोड का बीती देर रात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की गाड़ी एक कार के पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही है और कार भी बैक गियर में पीछे की ओर दौड़ती चली जा रही है। वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी फिल्म की शूटिंग देख रहे हैं, पर यह कोई शूटिंग नहीं चल रही है बल्कि हकीकत है। जब एलिवेटेड रोड पर कार को बीती रात 9 बजे के आसपास रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया, तो जो कार चालक था तो उसने पुलिस को अपनी ओर आता हुआ देखकर कार को बैक गियर में ले जाना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस की गाड़ी ने भी लगभग 2 किलोमीटर तक कार का पीछा किया। साथ में चल रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड पे एक वाइट i20 रिवर्स गियर में चल रही है और उसको एक पुलिस पीसी द्वारा चेस किया जा रहा है। घटना के बारे में अधिक जानकारी की गई तो उसमें पाया गया कि कल रात करीब 9:30-10 बजे एलिवेटेड पे चल रही पीसी को एक सूचना मिली कि राजनगर की तरफ से एक i20 रैश ड्राइविंग करते हुए आ रही है, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग की कंप्लेंट थी। इसी कंप्लेंट के आधार पे पीसी ने जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसने रिवर्स गियर में गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिया और उसमें देखा जा सकता है कि उसमें जो पुलिस पीसी है वो उसे चेस कर रही है। इस घटना के बारे में संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की जा रही है और इसमें जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई। तो वहीं सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। किसान नेता पिंदर सिंह संग 43 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो धारा 144 लागू होने के बावजूद एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी इनके द्वारा। तो महिला प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह संग 40 अज्ञात लोग इसमें बिना अनुमति लिए ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है। शहर के गल्ला मंडी गेट से ये ट्रैक्टर रैली को निकाला जा रहा था, तो पुलिस प्रशासन की ओर से उसके बाद बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के फतेहपुर गांव में मंचलों के हौसले इतने बुलंद है कि पहले उन्होंने राह चलती युवती को छेड़ा और जब उसके परिवार ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप के मुताबिक युवती अपने गांव फतेहपुर खेड़ी मार्ग पर जा रही थी और अपनी मां के साथ वो उपले पात रही थी। जैसे ही वो ट्यूबवेल के पास पानी लेने के लिए गई तो वहां पर खेड़ी निवासी कई युवक ट्रैक्टर पर सवार होकर आ गए और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। शोर मचाने पर युवती के पिता और भाई मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें युवती के पिता और भाई काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
मैं मेरी मम्मी गोबर पाती थी, पापा और भाई दूर काम कर रहे थे हमारे से खेत में। तो जी कुछ 2 लड़के आए थे ट्रैक्टर पे, छेड़खानी करने लगे। मैं चबचे पानी भर रही थी, तो फिर मैंने पाव जी को आवाज लगाई, पाव जी को सुना नहीं, दूर थे पाव जी। तो वे उतर के ट्रैक्टर पे थे, मेरी ओर को चले, तो मैं बाल्टी में ही छोड़ के भाग गई पाव जी के पास में। फिर उन्होंने पापा जी के पास में जाकर मैं कुंजी भर ली पाव जी की। मैं पाव जी इस तरह बोल रहे। फिर मैंने पाव जी को कहा, फिर पाव जी उधर से आए, कहने की भाई ऐसे नहीं बोला करते, सबकी बहन माँ एक ही हो। तो पाव जी को बोले कि खलवा मार कर मुंह फोड़ दूंगा तेरा। पाव जी बोले इतना बड़ा जोर हो रहा। फिर पाव जी भी उसके साथ मतलब तमीज से बोलोगे, पाव जी कुछ बदतमीज वर्ड नहीं कहा उन्हें। आज मामला ये होया, हम खेत के ऊपर पाथ रहे थे, हमारी लड़की थी, हमारे घर वाले थे, हमारा बच्चा था। खेड़ी के 2 बच्चे आए ट्रैक्टर पे, उन्हें इशाराबाजी करे लमडी पे। लमडी ने मेरे से आवाज मारी, पापा देखिए बच्चे क्या गए। मुझे उनसे कहा, भाई हमारा थारा मोहल्ले पड़ोस का रहना दी बिकती थारे घर में भी होगी, ऐसा नहीं करा करते। क्या कहता गुस्से पत हो तो क्या करे। उसने कहा तेरे अलग में खड़वा दे। इतनी देर में एक आदमी ने मुझे फोन कर दिया, बच्चे ने पीछे 7-8 जने रोडर लट लेकर आगे आने का अपना हिले दे दो तुम खेत शादी ठीक हो यार। कितने लोगों को चोट है? तीनों का है, हमारे लड़की के, हमारे लड़के के। क्या नाम है तुम्हारा? रवि है जी। आज क्या घटना हुई है? जी हम खेत में थे सारे, हम पर थे दूसरे खेत में। मेरी सिस्टर मोमिंग का काम कर रही थी खेत में, गोबर पाती थी। तो 2 लड़के आए ट्रैक्टर ले गए। मैं मेरी दीदी की गलत गलत कमेंट कर रहे थे, उन्हें छेड़े थे। फिर दीदी भाग गई, बोला पापा जी मैं देखो लड़के की क्या करे। तो पापा जी गए उठ के, बोला भाई क्या दिक्कत आता है। बोला दिक्कत तो आता है, मुंह में कलवा दे देंगे, कर दिया हुआ मैं। फिर पापा ने समझाने आगे, बोला ताई माही गुआंढ की बात है, ताए बड़े हमारे बड़े कट्टे है, इतने बात कहते हैं। एक लड़के ने फोन कर दिया, तो पीछे तो 5-6 जने आए। आज तो ना पूछा ना कुछ, मेरे पापा की टांग पर ओढ़ माई, मैं कावे पर मारी, मेरे पापा के सिर में खलपतली मारी उल्टी। उनकी हालत कैसी है? उनमें भी मेरे पास जैसे फतेहपुर ढोला से 3 मरीज आए थे, उनमें उनको फर्स्ट एड देने के बाद 2 जनों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर रेफर कर दिया गया है और 1 जन को फर्स्ट एड देने के बाद घर भेज दिया गया है। अच्छा, एक टांग टूट रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन बाकी जो भी होगा वो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि क्या कंफर्म है। कैसे बताया जा रहा है कि उनके झगड़े में टूटी है? कैसे? चोट के साथ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने